जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। आज हम मुख्य रूप से वायुमंडल के संगठन के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी वायुमंडल की संगठन। सबसे पहले बहुत सामान्य शब्दों में जान लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण पाया जाता है, जो कई सौ या कई हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और जो गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से धरातल से सीधा जुड़ा हुआ होता है। मैंने कहा कि पृथ्वी के धरातल जो है या पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण पाया जाता है, जो कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरातल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है, ये जो गैसीय आवरण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। अब थोड़ी सी टेक्निकली देख लेते हैं। यह एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों तरफ से घिरा हुआ है तथा प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण घटक है। वही बात है, कहने का तरीका अलग है। अगर सामान्य शब्दों में बात किया जाए तो पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत गैसीय आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। फ्रिंच एवं श्रीवार्था की किताब आई थी द एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। द एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी में फ्रिंच एवं श्रीवार्था महोदय ने वायुमंडल को परिभाषित करते हुए कहा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समीकरण की एक मोटी परत पाई जाती है जो पृथ्वी का अभिन्न अंग है तथा चारों तरफ से घिरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। इसकी मोटाई कई सौ किलोमीटर तक मानी गई है। स्पष्ट रूप से कहना है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण पाया जाता है, जो धरातल से सीधी तौर पर संबंधित है, जो पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है, उसे क्या कहा जाता है? इस गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायुमंडल की संगठन के बारे में। वायुमंडल की संगठन कहने का मतलब है पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल पाया जाता है उनमें किन किन तत्वों का समावेश है, ये जो गैसीय आवरण है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या चीजें शामिल है। देखिए, वास्तव में पृथ्वी का वायुमंडल बहुस्तरीय गैसीय आवरण है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न गैसों का स्तर पाया जाता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल से सीधा संपर्क में रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार कई गैसों का मिश्रण है। ठीक है, इन्हीं गैसों में कई गैस ऐसे हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए देखते हैं कि वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल है। भारी मात्रा में ठोस और द्रव के कण शामिल है, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। ठीक है, एरोसोल शब्द आप समझ लीजिए, जो भारी मात्रा में वायुमंडल में भारी मात्रा में ठोस एवं द्रव कण जो पाया जाता है, ठोस एवं द्रव कण को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। इसके अलावा प्रमुख गैसें हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि गैसें पाया जाता है। और इन सब के अलावा जल वाष्प, धूल के कण, धुआं, लवण आदि भी वायुमंडल में सूक्ष्म रूप से मौजूद होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे वायुमंडल के संगठन के बारे में, तो वायुमंडल के संगठन में मुख्य रूप से तीन आधारभूत संगठन शामिल है, जिसमें सबसे पहला है हमारा गैस, दूसरे स्थान पर है जल वाष्प और तीसरे स्थान पर एरोसोल। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं गैस, जल वाष्प एवं एरोसोल के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं हम गैस के बारे में। वायुमंडल के संगठन में जो सबसे आधारभूत संगठन है, जो प्रथम नंबर पे आता है, वो है हमारा गैस। गैसों का अध्ययन की यदि बात किया जाए तो वायुमंडलीय गैसों का अध्ययन 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। 1752 में सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज हुई थी। वहीं 1772 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। याद रखेंगे, सबसे पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की खोज हुई थी 1752 में। वही उसके बाद नाइट्रोजन गैस की रदरफोर्ड द्वारा खोज की गई थी 1772 में। और रदरफोर्ड ने उस समय इसका नाम नाइट्रोजन न रख के उसका नाम रखा था मोफेटिक एयर रखा गया था। ठीक, अगर ऑक्सीजन के गैस के अध्ययन के बारे में बात किया जाए तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस के ऊपर विस्तृत अध्ययन किया एवं अंतिम रूप से जो गैस खोजा गया था वो क्या था? ऑर्गन था। वर्तमान में वायुमंडल में जितने भी गैस व्याप्त है उन सभी गैसों को हम दो श्रेणी में रख सकते हैं। पहला स्थिर या स्थायी गैस जिसे कहते हैं, और दूसरा परिवर्तनशील या फिर अस्थिर गैस है। स्थिर गैस हमेशा सदैव स्थिर होते हैं और परिवर्तनशील समय के अनुसार चेंजेस होते रहता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थिर या फिर स्थायी गैस के बारे में। तो स्थिर और स्थायी गैस में मुख्य रूप से हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैस सम्मिलित है। अगर मैं वायुमंडल के कुल प्रतिशत में यदि इनका कंट्रीब्यूशन कहूं तो नाइट्रोजन वायुमंडल के लगभग 78.0% भाग में पाया जाता है, जो सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस है। वही दूसरे स्थान पर आता है ऑक्सीजन 20.95% के साथ दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर है आर्गन गैस जो 0.93% है। और ये तीनों क्या है? स्थायी गैस है, इसकी मात्रा में चेंजेस नहीं होता है। और भारी, चूंकि स्थायी गैस है जो समुद्र तल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ये तीनों गैस पाया जाता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। जैसे कि मैंने बताया कि सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करते हैं तथा विभिन्न जीवाणुओं के माध्यम से नाइट्रोजन का यौगिक तैयार किया जाता है, जो वनस्पति के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन गैस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि वायुमंडल में इसका 20.95% हिस्सा पाया जाता है, जो दूसरा सबसे बड़ा गैस है और ये स्थिर गैस की श्रेणी में आता है। ऑक्सीजन गैस लगभग 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से क्या है? यह अधिक सक्रिय गैस है जो सेलों के निर्माण, धातु पर जंग लगने, वस्तुओं के जलने आदि हेतु आवश्यक है। साथ ही साथ यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऑक्सीजन क्या है? हमारा जीवनदायिनी गैस है। और एक बात और आप लोग को बता दूं कि अगर ऑक्सीजन गैस होने के कारण किसी भी स्थान में आग लग सकती है, ऑक्सीजन के अभाव में आग नहीं लग सकती। और वही नाइट्रोजन के अभाव में, अगर नाइट्रोजन अभाव है तो उस गैस को बुझाया नहीं जा सकता है। तीसरा गैस है आर्गन गैस है, जो कि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए इस गैस को आर्गन या सुस्त गैस इसका नामकरण किया गया है, जो 0.93% हिस्सा पाया जाता है वायुमंडल का। आगे बात करते हैं परिवर्तनशील गैस या फिर अस्थिर गैस। परिवर्तनशील या फिर अस्थिर गैस के में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन और जीनॉन। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जलवायु नियंत्रण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तापमान को नियंत्रण करना और ऊष्मा को अवशोषित करने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सहायक होता है। साथ ही साथ पौधों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह भारी गैस होने की वजह से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है।
आगे बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। यह हल्की गैस है जो 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वहीं ओजोन जो कि महत्वपूर्ण गैस है, यह ऑक्सीजन के 3 एटम आइसोटोप से बना हुआ है, O3। हल्के नीले रंग की उत्तेजक गैस है जो 30 से 60 किलोमीटर के मध्य अधिकतम पाई जाती है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है जो कि इंसानों और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, उसे सोख कर हमारे लिए सुरक्षा कवच के तौर पे क्या काम करती है, O3 यानी कि ओजोन काम करती है। और यदि ओजोन के क्षरण के उत्तरदायी गैसों की बात करूं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख रूप से होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि वायुमंडल में जितने भी गैस उपस्थित है उसे हम दो श्रेणी में और बांट सकते हैं। पहले श्रेणी में हम क्या कर सकते हैं, भारी गैसों को रखे हैं, और दूसरे श्रेणी में प्रमुख हल्की गैसों को रखे हैं। तो प्रमुख भारी गैसों के अंतर्गत आपका नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा ऑर्गन है और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड है। इन चारों का प्रतिशत आप जरूर याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हल्की गैसों में मुख्य रूप से जो ऊंचाई में पाया जाता है, अधिक ऊंचाई में नियॉन, हीलियम, ओजोन, जिनॉन, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन। आगे बात करते हैं वायुमंडल की दूसरी आधारभूत संगठन जो कि है जल वाष्प। जल वाष्प जल का गैसीय रूप है जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है। वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, जल का गैसीय रूप है जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। जल वाष्प सामान्यतः वायुमंडल की निचली परत पर 8000 मीटर तक पाया जाता है। ध्रुव क्षेत्र में इसकी मात्रा नहीं होती है, नगण्य होती है। वहीं यदि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में विषुवत रेखीय क्षेत्रों की बात किया जाए तो यहाँ पे वर्ष भर जल वाष्प की स्थिति पाई जाती है। जल वाष्प सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करती है तथा बादल, वर्षा, कोहरा और हिम आदि के मुख्य स्रोत क्या है, हमारा जल वाष्प ही है। आगे बात करते हैं एरोसोल के बारे में। वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वायुमंडल में जो ठोस धूल कण पाए जाते हैं, साथ ही जल के कण पाए जाते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से एरोसोल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जलवायु उद्भूतन के समय निकलने वाले धूल कण, ज्वालामुखी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निकलने वाला धूल कण, राख कण, जूते हुए खेतों से उड़ाए गए धूल कण, उल्का के कण, ये सभी सम्मिलित है किसके अंतर्गत, एरोसोल के अंतर्गत। एरोसोल बढ़ती ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा क्या हो जाती है, घटती जाती है। वायुमंडल में प्रति घन सेंटीमीटर में कणकीय पदार्थों की मात्रा 100 भाग से कई मिलियन तक पाई जाती है। यह मुख्य रूप से वर्णनात्मक प्रक्रिया में सहयोग होता है, जैसे कि शाम में आकाश का रंग पीला, लाल और पीला दिखाई देता है तथा आसमान का रंग क्या हो जाता है, नीला दिखाई देता है। इसमें क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एरोसोल। नगरीय क्षेत्रों में के ऊपर व्याप्त जो धुएं का संबंध, यानी कि नगरीय क्षेत्रों में जो भी धूल कण पाए जाएंगे, जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो वो जहरीली नगरीय कोहरे का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में देखा वायुमंडल के संगठन के बारे में। वायुमंडल के संगठन में हमने मुख्य रूप से बात किया विभिन्न गैसों के बारे में, साथ ही हमने जल वाष्प के बारे में बात किया, उसके बाद हमने बात किया एरोसोल के बारे में हमने बात किया। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल ललित के ठाकुर में और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।